हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का के आयुर्वेदा क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग बीएमएस सेकंड प्रॉफ का रसशास्त्र और भेषज कल्पना का महारस का हम लोग सेकंड पढ़ेंगे। क्या? व्याक्रांत। तो महारस को 8 भागों में बताया गया है। ठीक है, महारस वर्ग के अंतर्गत 8 चीज़ें आती हैं। तो हमने एक पहले पढ़ लिया था अभ्रक, और अभी क्या पढ़ेंगे? व्याक्रांत। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं व्याक्रांत। हमने एक सरणी बनाई थी, और पहले सबसे पहले हम देखेंगे महारस वर्ग का जो श्लोक होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक होता है। ठीक है, ये हमें याद करना ही करना है। तो आइए एक बार देख लेते हैं महारस वर्ग का श्लोक क्या है। ये इसमें ये 8 नाम आ जाते हैं। ठीक है, क्या है? अभ्रक व्याक्रांत माचिक विमल आद्रिज शस्यकम चपलो रसकश्चेति ज्ञात्वा अष्टो संग्रहे दृशान। किसके अनुसार? रत्न रक्त समुच्चय के अनुसार। रस रत्न समुच्चय के अनुसार। फिर से एक बार देखेंगे क्या है। अभ्रक व्याक्रांत माछेक विमल आद्रिज शस्यकम चपलो रसकश्चेति ज्ञात्वा अष्टो संग्रहे दृशान। इसके अंतर्गत 8 नाम आते हैं, 8 चीज़ें होती हैं। ठीक है, महारस वर्ग में। तो वो 8 चीज़ें हैं क्या क्या, देखते हैं। क्या है? अभ्रक व्याक्रांत माछिक विमल शिलाजतु शस्यक चपल और रसक, इनको महारस वर्ग में रखा गया है। ठीक, फिर से देखेंगे। पहला क्या हो जाएगा? अभ्रक। दूसरा होगा व्याक्रांत। तीसरा हो जाएगा माछिक। चौथा विमल। पांचवा शिलाजतु। छठवां शस्यक। सातवां चपल। आठवां और अंतिम रसक। ठीक है, ये 8 होते हैं। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पूरी सारणी को डिस्कस किया था। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे बस उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक क्या है? व्याक्रांत। तो आज हम लोग व्याक्रांत को पढ़ेंगे। तो व्याक्रांत का जो इंग्लिश नेम है वो क्या है? टॉर्मेलिन है। व्याक्रांत का जो इंग्लिश नेम होता है वो क्या होगा? टॉर्मेलिन होगा। और व्याक्रांत का संस्कृत नाम क्या होगा? व्याक्रांतम। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, व्याक्रांतम। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या है? K2O Al2O3 6SiO2। ठीक है, इसको रट्टा मार लीजिएगा। क्या? K2O Al2O3 6SiO2, रट्टा मार लीजिएगा। अब इसका हम देखेंगे पर्याय यानी कि सिनोनिम्स क्या होता है। इसका सिनोनिम्स है विक्रांत, कुवज्रक, क्षुद्र कुलिश और चूर्ण वज्र। ठीक है, इन 4 सिनोनिम्स को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। क्या क्या है? फिर से एक बार देखेंगे। विक्रांत, कुवज्रक, क्षुद्र कुलिश और चूर्ण वज्र। तो ये इसके सिनोनिम्स बताए गए हैं। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे ये व्याक्रांत होता कैसे है। ये व्याक्रांत का क्या है? ये व्याक्रांत का पिक्चर है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए पिक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे व्याक्रांत के बारे में। व्याक्रांत को इंग्लिश में जैसे मैंने भी बताया था टॉर्मेलिन कहते हैं। और इसका पर्याय अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेंगे। व्याक्रांत, विक्रांत, जीर्ण वज्रक, कुवज्रक, क्षुद्र कुलिश एवं चूर्ण वज्र। ठीक है, व्याक्रांत, विक्रांत, जीर्ण वज्रक, कुवज्रक, क्षुद्र कुलिश और चूर्ण वज्र। अच्छा, इसका इतिहास क्या है? हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री क्या है? तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में व्याक्रांत धातु के नाम से, व्याक्रांतक धातु के नाम से इसका उल्लेख मिलता है। जो कौटिल्य अर्थशास्त्र है उसमें जो है वो व्याक्रांतक धातु के नाम से इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब रस हृदय तंत्र में क्या है तथा इसके बाद सभी ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, कहाँ कहाँ? रस हृदय तंत्र और इसके बाद के सभी ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। लेकिन पहले क्या था? कौटिल्य अर्थशास्त्र में व्याक्रांतक धातु के नाम से मिलता था वर्णन। ठीक, अभी हम देखेंगे इसकी निरुक्ति क्या होती है। निरुक्ति तो कृंत धातु का प्रयोग छेदन के संदर्भ में होता है। क्या बोला जा रहा है कि कृंत धातु कौन सी? याद कर लीजिएगा अच्छे से। कृंत धातु का प्रयोग छेदन कर्म में, छेदन के संदर्भ में होता है। ठीक है, वज्र के समान व्याक्रांत सभी रोगों को नष्ट करने की अतुल शक्ति रखने के कारण व्याक्रांत शब्द से जाना जाता है। क्या बोला जा रहा है? कि वज्र के समान व्याक्रांत सभी रोगों को नष्ट करने की अतुल शक्ति रखने के कारण व्याक्रांत शब्द से जाना जाता है। ठीक है, तो निरुक्ति क्या बोली थी? कि कृंत धातु का प्रयोग छेदन के संदर्भ में होता है और वज्र के समान, वज्र कहता है बहुत कठोर,
वज्र मतलब क्या होता है? कठोर। तो वज्र के समान व्याक्रांत सभी रोगों को नष्ट, जैसे वज्र कठोर होता है उसी तरह व्याक्रांत क्या करता है कि सभी रोगों को नष्ट करने की अतुल शक्ति, ठीक है, अतुल शक्ति रखने के कारण इसे व्याक्रांत शब्द से जाना जाता है। मतलब समझ पा रहे हैं कि जैसे वज्र कठोर होता है उसी प्रकार व्याक्रांत भी सभी रोगों को नष्ट करने की शक्ति रखता है अपने पास, इसलिए इसे क्या बोला गया? व्याक्रांत। क्लियर? यह वज्र के समान सभी रोगों को नष्ट कर देता है, अतः इसे व्याक्रांत कहते हैं। वही अभी हमने बताया आपको कि ये क्या करता है कि वज्र के समान सभी रोगों को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे व्याक्रांत कहते हैं। अब इसका मिनरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो मिनरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा? नेचर, इसका नेचर कैसा है? क्रिस्टलाइन है, ठीक है, और प्रिज्मेटिक में होता है। क्रिस्टलाइन होता है और प्रिज्मेटिक होता है। कलर इसका कैसा होगा? ब्लैक। कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। स्ट्रीक, अगर स्ट्रीक लाइन देखी जाए तो क्या है? कलरलेस होती है। स्ट्रीक लाइन क्या होती है? कलरलेस होती है। क्लीवेज नन, कुछ नहीं। फ्रैक्चर अनइवन होता है। फ्रैक्चर क्या होता है? अनइवन होता है। उसके बाद लश्चर, लश्चर क्या है? विट्रस होता है। लश्चर क्या हो जाएगा? विट्रस हो जाएगा। अब इसकी हम देखेंगे क्या? टेंसिटी, ठीक है, इसकी टेंसिटी देखेंगे हम लोग। तो टेंसिटी क्या होगी? ब्रिटल और ऑफन रादर फ्राइबल, ठीक है। हार्डनेस इसकी देखते हैं, सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? हार्डनेस। हार्डनेस क्या है? 7 to 7.5। MCQ क्वेश्चन में ज़रूर आ सकता है, ठीक है, MCQ क्वेश्चन में आ सकता है। तो हार्डनेस की रट्टा मार लेंगे क्या? 7 to 7.5, ठीक है, 7 to 7.5। ये हो गया इसका मिनरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन। अब हम इसका देखेंगे स्वरूप, ये होता कैसा है? स्वरूप देखेंगे ये होता कैसा है, ठीक है। तो व्याक्रांत 8 किनारे वाला, 8 फलक और 6 कोण युक्त भारी, चिकना, शुद्ध और मिश्रित वर्ण वाला होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, जो व्याक्रांत होता है वो 8 किनारे वाला होता है। उसमें 8 किनारे होते हैं, कॉर्नर 8 होते हैं, ठीक। 8 फलक होते हैं और 6 कोण युक्त होता है। 6 कोण युक्त क्या होता है? भारी, शुद्ध और मिश्रित वर्ण वाला होता है। भारी, शुद्ध और मिश्रित वर्ण वाला होता है, ठीक। व्याक्रांत को महारस वर्ग और उपरत्न वर्ग दोनों में ही माना गया है। क्या बोला जा रहा है कि व्याक्रांत जो है उसको महारस वर्ग और उपरत्न वर्ग दोनों में ही माना गया है। मतलब कि जो महारस के 8 नाम उसमें भी रखा गया है और उपरत्न में भी रखा गया है व्याक्रांत को। अभी हम देखेंगे क्या? व्याक्रांत के भेद, कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, मतलब कि। तो रस रत्न समुच्चय ने व्याक्रांत के निम्न 8 भेद बताए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक, ताकि वीडियोज़ आपको कंटिन्यू मिलते रहें और नोट्स बनाते रहिए साथ में। क्लियर? हाँ, तो व्याक्रांत के भेद, तो रस रत्न समुच्चय ने व्याक्रांत के 8 भेद माने। वो 8 भेद हैं कौन कौन से? श्वेत, रक्त, पीत, नील, ठीक है, पारावत प्रभ और क्या होगा? रेयान, कृष्ण और कर्पूर श्याम, ठीक है। तो कौन कौन से भेद माने हैं? श्वेत माना है, रक्त माना है, पीत माना है, नील माना है, पारावत प्रभ माना है, श्याम माना है, कृष्ण माना है और कर्पूर माना है। इन 8 भेदों को माना है। अब रस तरंगणी में व्याक्रांत के निम्न 8 भेद माने गए हैं। तो रस तरंगणी में कौन कौन से हैं 8 भेद? पहला श्वेत, दूसरा रक्त, तीसरा पीत, चौथा नील, पांचवा पारावत प्रभ, छठवां क्या है? ताक्षार, कृष्ण और कर्पूर। एक चीज़ चेंज होती है, क्या? ताक्षार। वहाँ पे श्याम था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ताक्षार हो जाएगा। तो ये डिफरेंस ध्यान दीजिएगा कि रस रत्न समुच्चय ने क्या माना और रस तरंगिणी ने क्या माना। तो रस रत्न समुच्चय ने 8 चीज़ें मानी और रस तरंगिणी ने 8वें में से क्या? 6वां नंबर यानी कि श्याम की जगह क्या मान लिया? तार्क्ष मान लिया है।
तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रसतरंगिणी ने क्या 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 माना था? श्वेत, रक्त, पीत, नील, पारावत प्रभ, तार्क्ष, ताक्षार्भ, कृष्ण और कर्पूर। केवल एक का डिफरेंस है, ठीक है। रस रत्न समुच्चय ने श्याम माना और रसतरंगिणी ने वहीं पे क्या माना? ताक्षार्भ माना है। ये है डिफरेंस, थोड़ा याद करिएगा अच्छे से लिख के। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रस रत्न समुच्चय के अनुसार विभिन्न भेदों के गुण क्या क्या है? तो कृष्णवर्ण यानी कि देह सिद्धिकर होता है। कृष्णवर्ण क्या है? देह सिद्धिकर। पीतवर्ण स्वर्ण निर्माण। पीतवर्ण क्या? स्वर्ण निर्माण। श्वेतवर्ण रजत निर्माण। श्वेतवर्ण क्या? रजत निर्माण। रक्त और पारावत प्रभ या मरकत प्रभ, ये क्या है? सर्व सिद्धिदायक होता है। रक्त और मरकत प्रभ क्या है? सर्व सिद्धिदायक होता है। नील और पारावत प्रभ वर्ण क्या होता है? निष्फल और त्याज्य होता है, ठीक है। बहुत अच्छे से याद करिएगा इसको क्या करना है? रट्टा मारना है। क्या क्या? कृष्ण वर्ण देह सिद्धिकर, पीत वर्ण स्वर्ण सिद्धि निर्माण, श्वेत वर्ण रजत निर्माण, रक्त और मरकत प्रभ क्या है? सर्व सिद्धिदायक होता है। नील और पारावत प्रभ वर्ण क्या होता है? निष्फल और त्याज्य होता है। क्लियर? अब आधुनिक मतानुसार टॉर्मोलिन 3 प्रकार का होता है। आधुनिक मतों के अनुसार टॉर्मोलिन जो है वो कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अल्कली टॉर्मोलिन, मैग्नीशियम टॉर्मोलिन और आयरन टॉर्मोलिन। इन तीनों को याद कर लीजिएगा। और क्या मारना है? इसको रट्टा मारना है। तो आधुनिक मतों के अनुसार टॉर्मोलिन कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। पहला एल्कली टॉर्मोलिन, दूसरा मैग्नीशियम टॉर्मोलिन, तीसरा आयरन टॉर्मोलिन, ठीक है। 3 होते हैं, 3 प्रकार। तो एल्कली टॉर्मोलिन, मैग्नीशियम टॉर्मोलिन और आयरन टॉर्मोलिन। अब इसका हम देखेंगे प्राप्ति स्थान, मतलब कि ये मिलता कहाँ पे है। प्राप्ति स्थान क्या है इसका? तो प्राप्ति स्थान का विंध्य के दक्षिण भाग एवं उत्तर भाग में सर्वत्र, मुख्यतः काश्मीर, झारखंड, राजस्थान तथा विदेशों में नेपाल, बर्मा, अमेरिका, ब्राज़ील आदि देशों में पाया जाता है। तो बहुत ध्यान से इसको रट्टा मारिए। क्या? विंध्य के दक्षिण भाग, विंध्य के दक्षिण भाग, उत्तर भाग में सर्वत्र, मुख्यतः कश्मीर, झारखंड, राजस्थान, विदेशों में देखा जाए तो नेपाल में, बर्मा और अमेरिका, ब्राज़ील में आदि देशों में पाया जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंट क्या है? कम है, तो हम इसको लिख देते हैं। विंध्य के क्या है? दक्षिण, विंध्य के दक्षिण भाग में एवं उत्तर भाग में। क्लियर? कहाँ पे? सर्वत्र। लेकिन मुख्यतः, तो मुख्यतः के लिए क्या है? मुख्यतः के लिए क्या है? काश्मीर, झारखंड, राजस्थान और विदेशों में कहाँ कहाँ? नेपाल, बर्मा, अमेरिका, ब्राज़ील आदि, ठीक है। अभी हम देखेंगे क्या व्याकरण का शोधन कैसे करते हैं, शोधन का प्रयोजन क्या है। तो अशुद्ध व्याक्रांत का सेवन करने पर क्या होता है? किलास, कुष्ठ, ठीक है, पार्श्व पीड़ा एवं पांडु रोगों को उत्पन्न करता है। ये क्या कहता है? पांडु रोगों को उत्पन्न करता है। तो फिर से देखेंगे, अशुद्ध व्याक्रांत जो होता है उसका अगर सेवन किया जाए तो सेवन करने से क्या होगा? किलास हो जाएगा, कुष्ठ रोग होगा, दाह उत्पन्न होगी, पार्श्व में पीड़ा होगी और पांडु रोग की उत्पत्ति होगी। किसकी होगी? पांडु रोग की उत्पत्ति, यानी कि एनीमिया हो सकता है, ठीक है। अतः इसका शोधन करना चाहिए। अब सीधी सी बात है, कोई चीज़ अगर अशुद्ध है उसका हम क्या करेंगे? शोधन करेंगे, तभी उसको हम यूज़ करेंगे। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग, हमारे आयुर्वेद में हमने विष को भी अमृत बनाया है ना।
तो वही बोला गया कि अगर अशुद्ध व्याक्रांत है, अगर उसका हम सेवन करते हैं तो हमें क्या क्या रोग हो सकता है, किलास हो सकता है, कुष्ठ हो सकता है, दाह हो सकता है, पार्श्व पीड़ा हो सकती है और पांडु रोग हो सकता है। लेकिन अगर हम इसका शोधन कर लेंगे तो ये हमारे लिए क्या होगा, फलदायक होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या शोधन की बात चल रही, तो हम देखेंगे व्याक्रांत का शोधन कैसे होता है। अब क्या बात करेंगे, शोधन कैसे होता है व्याक्रांत का। तो व्याक्रांत को रक्त तप्त करके अश्व मूत्र में 21 बार बुझाने पर व्याक्रांत शुद्ध हो जाता है। क्या बोला गया है कि जो व्याक्रांत है उसको रक्त तप्त करना है, मतलब कि रेड हॉट करना है। रक्त तप्त का मतलब क्या होता है, रेड हॉट। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको रक्त तप्त यानी कि रेड हॉट करेंगे। फिर क्या करेंगे, अश्वमूत्र में यानी कि घोड़े के मूत्र में कितनी बार, 21 बार। घोड़े का जो मूत्र होता है उसमें 21 बार क्या करेंगे, बुझाएंगे। और बुझाने पर हमें क्या होगा, शुद्ध व्याक्रांत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो शोधन कैसे होगा, व्याक्रांत को रक्त तप्त करके अश्वमूत्र में 21 बार बुझाने पर हमें शुद्ध व्याक्रांत प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, व्याक्रांत को क्षार, पंचलवण, अम्ल द्रवों, मूत्रों, कुलत्थ क्वाथ, केले की जड़ का स्वरस, कोदो का क्वाथ, इन सभी द्रव्यों को मिलाकर या केवल कुलत्थ में ही 3 दिन तक दोला यंत्र विधि से स्वेदन करने पर व्याक्रांत की शुद्धि हो जाती है। क्या बोला जा रहा है कि जो व्याक्रांत होता है तो व्याक्रांत को क्षार, पंचलवण, अम्ल द्रवों, मूत्रों, कुलत्थ क्वाथ, केले की जड़ का स्वरस, ठीक है, केले की जड़ का स्वरस निकाल लेंगे, या फिर कोदो का क्वाथ, इन सभी द्रवों को मिलाकर, ठीक है, इन सभी द्रवों को मिलाकर या केवल कुलत्थ में ही, कुलत्थ होता है ना, कुलत्थ, तो केवल कुलत्थ में ही 3 दिन तक दोला यंत्र विधि से स्वेदन करने पर, दोला यंत्र विधि आपने पढ़ा होगा, तो दोला यंत्र विधि से यदि स्वेदन किया जाए तो व्याक्रांत की क्या होती है, शुद्धि हो जाती है। यानी कि व्याक्रांत क्या होता है, शोधन हो जाता है, व्याक्रांत शुद्ध हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट शोधन कैसे होगा, तो शुद्ध व्याक्रांत और शुद्ध गंधक दोनों को समान मात्रा में मिलाकर नींबू स्वरस की भावना देकर 8 गजपुट की अग्नि देने पर व्याक्रांत की भस्म हो जाती है। तो हम देखें क्या कि व्याक्रांत का भस्म कैसे बनता है। व्याक्रांत का भस्म कैसे बनता है भाई, तो वही बोला गया कि शुद्ध व्याक्रांत और शुद्ध गंधक। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है, शुद्ध व्याक्रांत और शुद्ध गंधक। और शुद्ध गंधक और शुद्ध पारद मिलके क्या बनते हैं, कज्जली बनते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही शुद्ध व्याक्रांत और शुद्ध गंधक की, तो इन दोनों को क्या करना है, समान मात्रा में मिलाकर नींबू स्वरस की भावना देना है और 8 गजबुट, कितने, 8 गजबुट की अग्नि देने पर व्याक्रांत की भस्म बन जाती है। व्याक्रांत जो होता है वो क्या होता है, भस्म रूप में जाता है। अब जब भस्म बन गया तो हम भस्म के क्या पढ़ेंगे, गुण पढ़ेंगे। भस्म बन गया तो हम लोग भस्म के गुण पढ़ेंगे। तो क्या गुण होते हैं भस्म के, तो ये क्या होता है, षड्रस युक्त होता है। 6 रस होते हैं ना, तो षड्रस युक्त होता है, त्रिदोष नाशक होता है, तीनों दोषों को क्या करता है, नाश करता है, देह का दृढ़ करने वाली, ठीक है, पांडु एनीमिया, उदर रोग में, ज्वर में, श्वास काश क्षय तथा प्रमेह नाशक होती है। क्लियर। क्या होता है, ये षड्रस युक्त होता है, त्रिदोष नाशक होता है, देह का दृढ़ करने वाली होती है, पांडु और उदर रोग, ठीक है, ज्वर में, श्वास में, काश में, क्षय में, और क्या होता है, प्रमेह नाशक होता है, यानी कि डायबिटीज़ को भी नाश करता है। डायबिटीज़ का क्या करता है, नाश कर देता है। क्लियर। अब हमने भस्म ही बना ली, अब हमें क्या पढ़ेंगे, इसकी मात्रा कितनी होती है। अगर हमें किसी को व्याक्रांत देना है तो उसकी मात्रा क्या है, तो 1/24 रत्ती, यानी कि 5 mg से 10 mg तक। ठीक है, मोटा मोटा इतना याद करिए कि 5 mg से 10 mg तक इसकी मात्रा होती है, यानी 5 मिलीग्राम से 10 मिलीग्राम तक। ठीक, रोगी के बल एवं काल के अनुसार करना चाहिए। अब फिर ये भी डिपेंड करता है कि रोगी का बल क्या है और काल क्या चल रहा है। ठीक है, उसके अनुसार भी मात्रा निश्चित होती है, मात्रा बनाई जाती है। अब पता चला बहुत कृष व्यक्ति है, उसको 10 mg दे दिया तो वो क्या करेगा, नुकसान कर देगा। तो उसका बल देखना और काल देखना, उसी के अनुसार हमें उसकी मात्रा देनी होगी।
क्लियर। तो व्याक्रांत का सत्वपातन कैसे होगा भाई, देखते हैं कैसे होता है सत्वपातन। तो शुद्ध व्याक्रांत को गुड़, गुग्गुल, गुंजा, घृत, मधु एवं टंकड़ के साथ मर्दन करके टिकिया बनाकर मूसा में रखकर 1 प्रहर यानी कि 3 घंटे, 3 घंटे का एक प्रहर होता है ना, तो 3 घंटे तक धमन करने पर व्याक्रांत का सत्व निकल जाता है। ठीक है, तो सत्व कैसे निकलेगा, शुद्ध व्याक्रांत को गुड़, गुग्गुल, गुंजा, घृत, मधु और टंकड़ के साथ क्या करना है, मर्दन करना है। फिर क्या करना है, टिकिया बनाकर मूसा में रखकर 1 प्रहर यानी कि 3 घंटे तक धमन करते हैं। उससे क्या बनेगा, व्याक्रांत का सत्व निकल जाता है। उससे क्या होगा, व्याक्रांत का सत्व निकल आएगा। क्लियर। इस प्रकार व्याक्रांत का सत्वपातन हो गया। अभी हम पढ़ेंगे क्या, प्रमुख योग क्या क्या है इसके, मतलब व्याक्रांत में मिलता किस में। तो प्रमुख योग क्या होंगे, सूचिका भरण रस, क्या है, सूचिका भरण रस, कंचनाभ्र रस, ठीक है, अपूर्व मालिनी वसंत, रत्नगिरी रस, नवरत्न राज मृगांक रस, इन सब में व्याक्रांत हमें मिलेगा। फिर से देख लीजिए, सूचिका भरण रस, कांचनाभ्र रस, अपूर्व मालिनी वसंत, रत्नगिरी रस, नवरत्न राज मृगांक रस। ठीक है, इन सब जगहों पर हमें व्याक्रांत मिलता है, मतलब इन योगों पर हमें मिलता है। इस प्रकार व्याक्रांत समाप्त हुआ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और नहीं आया समझ में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सेंड करिए, और नोट्स बनाते रहिए ज़रूर। मैं फिर से कह रहा हूँ, नोट्स ही काम देंगी अंत में। लेक्चर को ध्यान से देखिए और नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, और शेयर भी करते रहिए लेक्चर को, चैनल को शेयर करिए। और आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी पा सकें इस लेक्चर को। और कमेंट अवश्य करिए, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कमेंट सेक्शन में सेंड करिए, मैं समझाऊंगा आपको, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू, मन लगा के पढ़िए।